नमस्कार सभी छात्र और छात्राओं का रामानंद क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम साइंस और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित ऑल कंपैरेटिव एग्जामों का एक संकल्प बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक नामक टॉपिक को हम लेकर के चल रहे हैं। और आपको चाहे वो साइंस का स्टूडेंट है चाहे टेक्निकल स्टूडेंट है, उसको सबसे पहले यह समझना है कि आपका यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप शून्य से उठ करके और ऊंचाई तक जाते हैं, तो आप कैसे भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए मैं इस संकल्प बैच का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं कंपैरेटिव एग्जामों के सभी छात्र और टेक्निकल एग्जाम से संबंधित जो छात्र हैं, उनके लिए आज स्थिर वैद्युतिकी नामक हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझें कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। विद्युत की वह शाखा जिसमें विराम अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है। तो विद्युत की वह शाखा जिसमें विराम अवस्था यानी स्थैतिक अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेश यानी चार्ज का अध्ययन किया जाता है, वो आपकी शाखा स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अध्ययन किया जाता है स्थिर आवेशों का, और आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सबसे पहले हमें जानना है। तो ईसा से 600 वर्ष पूर्व यानी आज से अगर हम लगाएं तो 2600 वर्ष पूर्व मिलेटस, जो ग्रीस देश का एक गांव है, ग्रीस यानी ग्रीक या यूनानी या
लैटिन भाषा, लैटिन देश का एक गांव है मिलेटस। उसके निवासी थे थेल्स, जो वास्तव में एक वैज्ञानिक न होकर के एक गणितज्ञ थे। उन्होंने जो पेड़ की छाल को जब हम हटाते हैं तो सफेद रंग का एक दूधिया रंग का रस निकलता है, जिसे कैरवा कहते हैं। जो समय के साथ ठोस हो जाता है, और कैरवा को ग्रीक में एम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्बर। इस एम्बर या कैरवा से उन्होंने ऊनी या रेशमी, कपड़े को रगड़ा। इस एम्बर से या कैरवा से क्या किया उन्होंने? एम्बर को ऊनी या रेशमी कपड़े से रगड़ा, और रगड़ से क्या उत्पन्न होता है? घर्षण, फ्रैक्शन। और इस घर्षण के कारण कैरवा और ऊनी कपड़ा या रेशमी कपड़ा आवेशित हो जाता है। तो इन दोनों पर क्या आ जाता है? आवेश, चार्ज आ जाता है। और इस चार्ज की प्रकृति कैसे होती है? ये कितने प्रकार का होता है? तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, यानी जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई। अब सपोज कीजिए कि मेरे जेब में पैसा है, मैं धनी हूं और मैं किसी को पैसे दे सकता हूं, तो मुझ पर पैसा यानी धनावेश है, मैं धनी हूं, और जो लेने वाला है वो ऋणी है, तो उस पर ऋणात्मक चार्ज आएगा। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। जो वस्तु या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे सकता है या जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वह वस्तु धनावेशित होती है। यानी उस पर आवेश कैसा आता है? धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है
जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस प्रकार आवेश कितने प्रकार के हुए? आवेश के प्रकार एक ऋण आवेशित, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश, एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो घर्षण के कारण वस्तु में दो विपरीत आवेश आए, एक जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई उसमें धन आवेश आया, और एक जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा की अधिकता हुई उस पर ऋण आवेश आया। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स देता है वो दाता है, डोनर है, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है वो ग्राही है, एक्सेप्टर है। अब देखिए धन आवेश जो होता है वो हमारे परमाणु में प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन पर 1.602 इंटू 10 की घात -19 कूलाम आवेश मैं पिछली वीडियो में परमाणु संरचना में बता चुका हूं। और इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित होता है उस पर -1.602 इंटू 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। तो आवेश की इकाई आवेश की इकाई कूलाम होती है। आवेश को Q से व्यक्त करते हैं और इसकी इकाई कूलाम होती है। कूलाम से छोटी इकाई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, स्थिर वैद्युतिक इकाई होती है, जिसका मान 3 इंटू 10 की घात 9 यानी एक कूलाम आवेश में 3 इंटू 10 की घात 9 ESU होता है। अब देखिए आगे कूलाम्ब ने अपने आवेशों से संबंधित नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलम्ब के नियम के नाम से जाना जाता है। ये स्थिर आवेशों के लिए ही दिया गया था। तो सबसे पहले हम देखें कूलम्ब का नियम। कूलम्ब ने क्या कहा?
कूलम्ब ने कहा कि दो सजातीय समरूप आवेश, एक Q1 है एक Q2 है, जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। इन समरूप आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, माना कि ये F है, दोनों आवेशों के गुणनफल और के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलम्ब का नियम है। अब कूलम्ब ने यह कहा कि दो सजातीय यानी समान आवेश के दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, या दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और दो विजातीय आवेश यानी असमान आवेश विजातीय आवेश असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कूलम्ब ने ये तीन नियम दिए कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है, और ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल, आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए उन्होंने 1/4 पाई E0 Q1 Q2 बटे r² और 1/4 पाई E0 का मान 9 × 10⁹ नियत होता है, और ये हो गया Q1 Q2 बटे r²। ये कूलम्ब के नियम का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल ज्ञात करने का फार्मूला होता है। अब बात आती है आवेश के गुणधर्मों की, कि आवेश में क्या गुणधर्म पाए जाते हैं। तो सबसे पहला आवेश में जो गुण पाया जाता है कि आवेश एक योज्य राशि है। आवेश एक योज्य राशि है, यानी जैसे एक गोले पर 4 कूलाम माइनस 6 कूलाम प्लस का है,
तो इस गोले पर उपस्थित कुल आवेश क्या होगा? 6Q माइनस 4Q बराबर QT बराबर क्या हो जाएगा? 2 कूलम। यानी ये गणना करने योग्य राशि है, योज्य राशि है। इसे जोड़ा और घटाया जा सकता है। दूसरा, आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है, जबकि द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं होता। तीसरा, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। चौथा, आवेश हल्की उदासीन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आवेश हल्की उदासीन वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। आई होप यहां आप समझ रहे होंगे। आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है। यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये आवेश के आपने गुण धर्म देखे। अब हम जो देखते हैं वो देखेंगे आवेश के गुण धर्मों के बाद आवेश उत्पन्न करने की विधियां। तो एक विधि तो अभी आपने देखी कि आवेश घर्षण से उत्पन्न होता है, घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा, आवेश प्रेरण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा, आवेश चालन द्वारा उत्पन्न या हस्तांतरण किया जा सकता है। तो ये आपने आवेश से संबंधित विधि, गुणधर्म और स्थिर वैद्युतिकी में इसके वो देखे। तो आज मैंने आवेशों के बारे में स्थिर वैद्युतिकी में आपको बताया। अब हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव, विभवांतर इत्यादि पदों को पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समापन कर रहा हूं। अगर आपको स्थिर वैद्युतिकी के आवेश से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आए हैं
या आप और अच्छी तरीके से उनको समझना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं वो चैनल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आपको एक बात आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक तरफ मेरे चैनल का लोगो आता है और दूसरी तरफ मेरी भांजी नेहा कौशिक का आपको फोटो दिखाई देता है। तो मेरा उद्देश्य मेरी भांजी नेहा कौशिक को सच्ची श्रद्धांजलि देना है और मेरे अनुभव के द्वारा अगर मैं आप स्टूडेंटों के 20 स्टूडेंटों का भी जीवन सफल बना सकता हूं तो मैं उसके लिए ये एक सच्ची श्रद्धांजलि मानूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा